नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, चाइना की इकोनॉमिक सक्सेस एक ऐसी कहानी है जो दुनिया के लिए काफी सरप्राइजिंग थी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह चाइना ने अपने इकोनॉमिक जर्नी को शेप किया, कैसे अमेरिका ने इस सफर में चाइना के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और कैसे इन दोनों देशों की इकोनॉमिक रिलेशंस ने चाइना को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनाया। ये स्टोरी सिर्फ इकोनॉमिक्स की ही नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स की भी है, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे स्ट्रेटेजिक डिसीजन और डिप्लोमेटिक रिलेशंस ने चाइना को आज की ग्लोबल स्टेज के ऊपर लाने का काम किया है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पर उससे पहले, चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं अब चाइना के बारे में। सो फॉर मच ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी के अंतिम सालों तक भी चाइना जो था वो एक बड़े देश के रूप में देखा जाता था, जो इंटरनल अपहीवल, गरीबी और एक लार्जली एग्रेरियन इकोनॉमी के साथ स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन 21st सेंचुरी के पहले कुछ दशकों तक चाइना जो था वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में उभरा, नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में। और कुछ एस्टिमेट जैसे कि परचेजिंग पावर पैरिटी की अगर हम बात करें, उनके मुताबिक अमेरिका को भी चाइना जो है वो जीडीपी के मामले में पीछे छोड़ चुका है। यह ट्रांसफॉर्मेशन इतना मैसिव, इतना स्विफ्ट और इतना अनप्रेसिडेंटेड है कि मॉडर्न इकोनॉमिक हिस्ट्री में इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन एक ऐसा देश है जो शायद चाइना की इकोनॉमिक सक्सेस में हमेशा मददगार रहा है, जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका को हमेशा दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर मार्केट के रूप में जाना गया है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो या फिर ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन हब हो, इन सब के अंदर अमेरिका जो है ग्लोबल पॉलिटिकल पावर हाउस के रूप में देखा जाता है। इन्हीं सभी फैक्टर्स के जरिए, यानी कि अमेरिका के इन्हीं सभी फैक्टर्स के जरिए चाइना ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। पर इससे पहले कि हम इस बारे में डिटेल में बात करें कि यह कैसे हुआ, जरूरी है कि हम हिस्ट्री में वापस जाएं और थोड़ा बहुत चाइना की हिस्ट्री के बारे में हम बात करें। तभी हम आज की डेट के अंदर जो चाइना ने सक्सेस हासिल करी है उसको समझ पाएंगे ढंग से। तो दोस्तों, 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना से लेकर लेट 1970s तक चाइना एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी पर ऑपरेट करता था। इसका सिंपल मतलब यह था कि पूरा इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग जो था वो गवर्नमेंट के हाथ में ही था और गवर्नमेंट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चलाई जाती थी। मतलब सारा का सारा इकोनॉमिक प्लानिंग सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी करती थी और उसी के अकॉर्डिंग चाइना की इकोनॉमी वर्क करती थी। इसका मतलब क्या हुआ? प्राइवेट एंटरप्राइजेज लगभग नॉन एग्जिस्टेंट थे। मार्केट फोर्सेस का इकोनॉमी को शेप करने में कोई रोल नहीं था। इस अप्रोच का रिजल्ट जो था वो काफी मिक्स था। चाइना ने इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे एरियाज में कुछ एक सफलता हासिल करी, लेकिन फिर भी अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुकाबले अगर बात करें तो चाइना एक लार्जली क्लोज, गरीब और अंडर डेवलप्ड देश 1970s के एंड तक बना रहा। अब देखिए, ये ग्राफ जो है वो चाइना की नॉमिनल जीडीपी को दिखाता है। वर्ल्ड बैंक के डाटा से एक ग्राफ क्रिएट किया गया है। 1960s में चाइना जो था, सबसे पुराना डाटा अवेलेबल जो है हमको यहीं से ही अवेलेबल है। 1960s में चाइना की जो जीडीपी थी वो सिर्फ 59.72 या 72 बिलियन डॉलर्स के आसपास थी। 1978 तक ये बढ़कर 149 बिलियन डॉलर हो गई थी। इन दशकों के अंदर चाइना का जो वो ग्रोथ था वो काफी मिनिमल था। इसके बाद अगर हम एक और ग्राफ देखें, ये चाइना की एनुअल जीडीपी ग्रोथ का ग्राफ है जो सेम सोर्स से ही लिया गया है। यहां आप देख सकते हो कि चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ में कुछ सालों में आपको कुछ इजाफा देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, 1978 में अगर आप देखेंगे तो चाइना की इकोनॉमी ने एक दशक के अंदर या एक साल के अंदर ही 11.3% की ग्रोथ हासिल करी थी। लेकिन इन दशकों के दौरान कुछ कॉन्ट्रैक्शन, कुछ स्लोडाउन भी चाइना की इकोनॉमी में आते रहे, जो ओवरऑल ज्यादातर फर्क चाइना की इकोनॉमी पर नहीं डाल पाए। लेकिन अर्ली 1970s तक चाइना ने बाहर की दुनिया के प्रति ओपननेस के कुछ पहले साइंस दिखाने शुरू कर दिए थे। 1972 में यूएस के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन का हिस्टोरिक बीजिंग विजिट हुआ था, जो कई दशकों के एस्ट्रेंजमेंट को कम करते हुए एक नए तरीके से रिश्तों को आगे बढ़ाने में एक बहुत ही ज्यादा सफलता जो था चाइना को देता था। यानी कि वेस्ट के साथ इकोनॉमिक एंगेजमेंट का रास्ता जो था वो प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के चाइना विजिट के साथ ओपन हो गया था। पर असली बदलाव लेट 1970s में आया, जब डेंग जाओपिंग पावर के अंदर आए और उन्होंने रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप का कंसेप्शन जो था वो चाइना के अंदर शुरू किया। डेंग जाओपिंग की पॉलिसीज ने चाइना को स्ट्रिक्ट माओइस्ट इकोनॉमी से दूर ले जाकर एक सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी की तरफ स्टीयर किया। एक हाइब्रिड मॉडल जिसमें स्टेट काफी पावर होल्ड करता था लेकिन मार्केट मैकेनिज्म को भी ऑपरेट करने की परमिशन मिली। इन्हीं सालों के बीच में एक पाइवटल इवेंट 1979 में हुआ। तब के अमेरिका के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन भी दे दिया।
इससे ट्रेड एग्रीमेंट और यूनाइटेड स्टेट्स से इन्वेस्टमेंट आना चाइना के अंदर शुरू हो गई। लेकिन असली इंपैक्ट तब आया जब अमेरिका ने एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट की जिसका नाम था मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। 1980s में प्रेसिडेंट रीगन जब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनके अंडर चाइना को अपना पहला एमएफएन स्टेटस हासिल हुआ। मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस का मतलब यह है कि एक ट्रेडिंग पार्टनर को वही टैरिफ रेट्स और एडवांटेजेस दिए जाते हैं जो अमेरिका अपने मोस्ट फेवर्ड ट्रेडिंग पार्टनर्स को देता है। इसका रिजल्ट यह हुआ कि दोनों देशों के बीच में ट्रेड में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना शुरू हुआ। एमएफएन स्टेटस ने चाइनीज गुड्स को अमेरिका की मार्केट के अंदर मिनिमल टैरिफ के साथ एंट्री दिलवानी शुरू कर दी, जो उन्हें हाईली कॉम्पिटिटिव बनाता था। सीधी बात में चाइना का सामान अब सस्ता हो गया। चाइना जो पहले अमेरिका के लगाए हुए टैक्सेस का सामना कर रहा था, अब बिना इन्हीं टैक्सेस के अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकता था। आप सोच सकते हैं कि इसका फायदा चाइना को कितना हुआ होगा। इसके ऊपर से डेंग जाओपिंग चाइना को एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बनाने पर जोर दे रहे थे और यूनाइटेड स्टेट्स उन्हें अपनी मार्केट के अंदर मोस्ट फेवर्ड नेशन के साथ एंट्री दे रहा था। साथ ही यूएस उस समय चाइनीज मैन्युफैक्चरर से अपने लो प्रोडक्शन कॉस्ट का पूरा फायदा उठा रहा था। चाइना में सैलरीज यूएस की सैलरीज के मुकाबले काफी कम थी। अब फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहां पर क्या हुआ कि ये ग्राफ जो पीछे आपको दिख रहा होगा, ये चाइना की मीडियन इनकम या पर डे कंजम्पशन को दिखाता है। 1981 में और 1981 से 1999 तक ये डाटा जो है वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग कंट्रीज के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग का डिफरेंस के हिसाब से एडजस्ट भी कर दिया गया है। 1981 में चाइना का मीडियन इनकम या पर डे कंजम्पशन सिर्फ $1.02 था। अगर इसका कंपैरिजन हम अमेरिका के साथ करें तो एक बड़ा डिफरेंस हमको दिखाई देगा। अमेरिका का मीडियम इनकम या पर डे कंजम्पशन 1981 में $41.55 पर डे था, यानी कि इन दोनों देशों के बीच 40 गुना से ज्यादा का फर्क था। अब इसमें क्या होता है, ये इनकम डिस्पैरिटी चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग का एक की ड्राइवर था। लेबर कॉस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के मुकाबले चाइना के अंदर एक फ्रिक्शन भरी हुआ करते थे, बहुत कम थे, जिसकी वजह से चाइनीज फैक्ट्रीज सिग्निफिकेंटली लोअर प्राइसेस पर गुड्स प्रोड्यूस कर रही थी। ये कॉस्ट एफिशिएंसी अमेरिकन कंपनी के लिए काफी अट्रैक्टिव थी, जिसकी वजह से 1980s और 1990s के दौरान प्रोडक्शन आउटसोर्स करने के लिए चाइना अमेरिकी कंपनी के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया। अब वापस आते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन के स्टेटस के ऊपर। इस एग्रीमेंट को 1990s में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने दोबारा रिन्यू किया। उन्होंने और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने एंगेजमेंट की इंपॉर्टेंस और कॉमर्स के जरिए चाइना के ग्लोबल आउटलुक को शेप करने की संभावनाओं को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। सन 2000 तक कांग्रेस ने, जो अमेरिका की कांग्रेस है, उन्होंने चाइना को परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशन देने का फैसला किया। इसको पीएनटीआर बोला जाता है, जिसको एनुअल रिन्यूअल की जरूरत नहीं होती है, वो उसको हटा देता है। पहले एमएफएन स्टेटस को बार बार एनुअली रिन्यू करना पड़ता था। इससे क्या हुआ, इससे दोनों इकोनॉमीज के बीच एक बायलैटरल ट्रेड काफी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इससे चाइना के एक्सपोर्ट्स यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बहुत ही ज्यादा हद तक बढ़ने शुरू हो गए। अब देखिए, ये ग्राफ देखिए आप, यहां पर आपको दिखाई देगा 1985 से लेकर सन 2000 तक के दौरान चाइना के यूनाइटेड स्टेट्स को किए गए एक्सपोर्ट्स जो है वो कितने ज्यादा बढ़े। पहले ये सिर्फ $3.8 बिलियन हुआ करते थे और ये सन 2000 आते आते $100 बिलियन हो गए। मतलब 2500% की ग्रोथ इसके अंदर हमको देखने को मिलती है। ये कोई छोटी ग्रोथ नहीं है, ये बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है। इतने बड़े एक्सपोर्ट्स ने चाइना, अब हुआ क्या इससे, तो अमेरिका और चाइना के रिलेशंस अच्छे होने लगे, एक्सपोर्ट्स में तेज ग्रोथ हुई। 2000 से लेकर 1985 से लेकर सन 2000 के बीच में 2500% का एक्सपोर्ट में भी इजाफा हो गया। इस एक्सपोर्ट्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि शुरुआती सालों में काफी ज्यादा एक्सपोर्ट्स जो थे वो अमेरिकन कंपनीज के द्वारा किए गए थे। जैसे पहले बताया गया, चाइना एक की मैन्युफैक्चरिंग हब इसलिए बना क्योंकि वहां सैलरीज बहुत कम थी। इसी वजह से शुरुआती इन्वेस्टर जैसे कि जनरल मोटर्स और फोर्ड ने चाइनीज स्टेट ओन्ड ऑटोमोटिव फर्म्स के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाने शुरू कर दिए। इससे उन्होंने चाइना में प्रोडक्शन लाइंस एस्टेब्लिश करी, चाइनीज कंज्यूमर्स तक पहुंच बनाई और लोएस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट का फायदा उठाया। लार्ज टेक कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और बाद में एप्पल ने चाइना में अपने ऑपरेशंस को एस्टेब्लिश करना भी शुरू कर दिया। रिसर्च सेंटर खोले गए, मैसिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज तक। ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर जैसे कि फोक्सकॉन के माध्यम से अमेरिका ने, अपनी टेक्नोलॉजिकल फर्म्स ने क्या अमेरिका की चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट करना और फैक्ट्रीज खोलना शुरू कर दिया। ये जो जॉइंट वेंचर्स और खास तौर पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स जो प्रोडक्ट्स बनाते थे, उन्हें फिर यूनाइटेड स्टेट्स या दूसरे इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाता था। इसने ना सिर्फ लोकल लोगों को नौकरी मिली बल्कि बिजनेसेस को ग्रोथ भी मिली। बल्कि इसका मतलब ये था कि पैसा अब चाइना के अंदर आने लगा, बाहर नहीं जा रहा था चाइना से पैसा। जब ये गुड्स अपने बॉर्डर्स के अंदर प्रोड्यूस किए गए तो उन्हें बेचने या एक्सपोर्ट करने पर चाइना का जो पैसा मिलता था, यही चाइना की इकोनॉमिक क्राइसिस का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बना। अब जो ग्राफ आप देखेंगे इसमें यूनाइटेड स्टेट्स
स्टेट्स की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब्रोड को दिखाता है। स्पेसिफिकली ये इन्वेस्टमेंट में आप इसमें देख सकते हैं कि हर साल इन्वेस्टमेंट में इजाफा होता गया। यहाँ एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंटली ये अमाउंट जो है वो चाइना के अंदर जो जा रहा है वो बढ़ता जा रहा है। सन 2000 में सिर्फ $11 बिलियन ही अमेरिका ने चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन जो बात समझने वाली है वो ये है कि चाइना से यूनाइटेड स्टेट्स के एक्सपोर्ट के असली ड्राइवर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर बनते रहे और वहां से एफडीआई जो थी वो चाइना के अंदर आती रही। एग्जांपल के लिए फॉक्सकॉन जो दुनिया का सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस का एक की प्लेयर बन गया। ताइवान में हेडक्वार्टर होने के बावजूद फॉक्सकॉन ने चाइना में एक्सटेंसिवली ऑपरेट करना शुरू किया और बड़े यूएस टेक्नोलॉजी कंपनी जैसे एप्पल, डेल और एचपी के साथ पार्टनरशिप करनी स्टार्ट कर दी। इन पार्टनरशिप ने लार्ज स्केल पर हाई क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को प्रोडक्शन किया, अनेबल किया और चाइना को एक प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का काम किया। ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम चाइनीज लेबर, चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक को हाईली एफिशिएंट सिस्टम में इंटीग्रेट करने लगे, जिसने एक्सपोर्ट्स को और बूस्ट करना शुरू कर दिया। और सिर्फ एक्सपोर्ट्स ही नहीं, यहां एक और इंपॉर्टेंट बात हुई थी कि अमेरिकन कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजी को चाइना में ला रही थी। चाइना में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर था जो इसके साथ आता था। चाइनीज गवर्नमेंट अक्सर फॉरेन फर्म्स को फोर्स करती थी कि वो लोकल चाइनीज पार्टनर्स के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाए, खासकर ऑटोमोटिव, एरोस्पेस और हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग जैसी की इंडस्ट्रीज के अंदर। इन जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट के जरिए चाइनीज फर्म्स को एडवांस टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन मेथड और मैनेजरियल एक्सपर्टाइज का एक्सेस मिलता गया। फॉर एग्जांपल जनरल मोटर्स, जो अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने चाइना के साथ SAIC नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, शांघाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, इसका कंप्लीट फॉर्म है। इसके साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया जिसे बाद में शांघाई GM के नाम से भी जाना गया। जनरल मोटर यानी कि अमेरिका का जनरल मोटर, शॉर्ट में इसे GM बोला जाता है क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन अपना चाइना में शिफ्ट किया, शंघाई में शिफ्ट किया, तो बाद में चाइना वाले उसको शंघाई GM के नाम से भी बोलने लगे। टाइम के साथ SAIC ने इंजीनियर्स ने GM से सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्शन मेथड और प्रोसेसेस सीख लिए। धीरे धीरे SAIC ने अपनी खुद की व्हीकल्स का डेवलपमेंट शुरू किया, जो उन्होंने एक्वायर्ड नो हाउस का, जो अमेरिका से जो उनको इंफॉर्मेशन मिली उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। और फाइनली चाइना के इकोनॉमिक बूम के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल कैटलिस्ट था उसका दिसंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन जाना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में को ज्वाइन करने से पहले चाइना जो था वो ऑलरेडी टैरिफ रिडक्शन और पॉलिसी चेंजेस पर निगोशिएशन कर रहा था अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसे की प्लेयर्स के साथ। अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो चाइना की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप को सपोर्ट करना इस बिलीफ पर आधारित था कि चाइना को अब क्या किया जाएगा, रूल्स बेस्ड ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में इंटीग्रेट करने से लिबरलाइजेशन चाइना के अंदर और बढ़ेगा और शायद पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की डिमांड भी चाइना के अंदर बढ़ने लग जाएगी। वहीं चाइना के लिए WTO की मेंबरशिप का मतलब था स्टेबल और प्रेडिक्टेबल एक्सेस बनाना, ग्लोबल मार्केट्स के अंदर अपनी एक्सेस को और बढ़ाना, खासकर अमेरिका की मार्केट के अंदर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद चाइना ने वाइड रेंज ऑफ गुड्स पर इंपोर्ट टैरिफ कट करने, ज्यादा सेक्टर को फॉरेन कंपटीशन के लिए ओपन करने और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड को फॉलो करने का एग्रीमेंट किया था, जो बाद में चाइना ने फॉलो नहीं किया। खैर वो अलग बात है, किसी और वीडियो में बात करेंगे उसके ऊपर। इसका तुरंत असर यह हुआ कि चाइनीज एक्सपोर्ट्स में एक सिग्निफिकेंट सर्ज आया। अब ये ग्राफ आप देख सकते हो, चाइना के एक्सपोर्ट्स जो है वो 1978 से लेकर सन 2013, 17, 22 तक कितने ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो करते रहे और खास तौर पर अमेरिका जो था वो चाइना के एक्सपोर्ट्स के लिए एक मेजर ड्राइविंग फोर्स रहा। लेकिन अगर हम इस ग्राफ को एडजस्ट करें बाद के ईयर्स की भी अगर हम बात करें तो हमको यह पता लगेगा कि WTO को ज्वाइन करने के बाद चाइना के एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा हमको ग्रोथ देखने को मिली है। और ये एक इंपॉर्टेंट इंसान जिसने चाइना को WTO ज्वाइन करवाने के लिए पुश करने में रोल प्ले किया था वो थे अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन। 8 मार्च सन 2000 को प्रेसिडेंट क्लिंटन ने वॉशिंगटन के फॉरेन पॉलिसी एलीट, कांग्रेस के मेंबर, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक स्पीच दी थी जो चाइना के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के मेरिट्स के ऊपर आधारित थी। क्लिंटन का मानना यह था कि ट्रेड के जरिए चाइना के साथ एंगेजमेंट करना सिर्फ अमेरिका की इकोनॉमी के लिए फायदा इतना नहीं होगा, बल्कि चाइना को ग्लोबल नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने के लिए एनकरेज भी करेगा। इसलिए आप समझ गए होंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना की कितनी मदद करी। उन्होंने अपने लोकल मार्केट का एक्सेस चाइना को दिया, जो दुनिया के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक था। फिर यूएस कॉर्पोरेशन ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर किया, जॉइंट वेंचर्स के जरिए किया। अमेरिकन कंपनीज ने मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज चाइना को दी। तीसरा, अमेरिका ने चाइना के WTO में एंट्री को सपोर्ट किया और उन्हें परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशन का स्टेटस भी दिया। अमेरिका ने बेसिकली चाइना के ग्लोबल इकोनॉमी में इंटीग्रेशन को फैसिलिटेट किया। इसलिए यह समझना आसान है कि
यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना को आज जिस मुकाम पर पहुंचाया है, वहां पहुंचाने में अमेरिका का कितना बड़ा हाथ था। तो दोस्तों, ये सफर जो था ये काफी कॉम्प्लेक्स था और इस जर्नी का इंपैक्ट दुनिया पर काफी गहरा है। आपको क्या लगता है कि चाइना की सक्सेस के असली फैक्टर्स और क्या हो सकते हैं? हमारे साथ अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।